हेलो बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स है, जिसमें ये देखो मैंने कार्पेल का ड्राइंग बनाया है। उसके बाद एंथर और फिलामेंट, थोड़े से पेटल्स बना लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग सब जानते ही हो क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ये हो गया पेटल, ग्रीन कलर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सेपल्स। एक बेस जहाँ पर थैलेमस, जिसके ऊपर ये सारे प्लेस्ड रहते हैं। चलो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पेटल से, जो कलर्ड पार्ट होता है। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स कैलिक्स होते हैं, जो लीफ लाइक होते हैं, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स बोल रहे हैं। फिर थैलेमस वो प्लेस हो गया जहाँ पे ये अटैच्ड है। पेडिसल हो गया स्टॉक। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हम ऑल टुगेदर टर्म यूज़ करते हैं कार्पल या पिस्टिल। कॉमन टर्म इनके लिए गायनीशियम है। उसके बाद अब हमारा रह गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम एंथर और फिलामेंट ऑल टुगेदर दे आर नोन एज एंड्रोशियम। तो ऐसे कॉमन टर्म हम इनके लिए स्टेमन रहेंगे। एक फ्लावर में एक स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन रह सकते हैं। यहाँ से ये एंड्रोशियम हो गया। फ्लावर दो टाइप के हैं, एक क्लोज्ड या ओपन। क्लोज्ड फ्लावर्स के लिए हम क्लिस्टोगैमस टर्म यूज़ करेंगे। ओपन फ्लावर्स के लिए हम कैस्मोगैमस फ्लावर टर्म यूज़ करते हैं। क्लिस्टोगैमस यानी फ्लावर क्लोज्ड है, उसके सारे फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एक्सपोज्ड नहीं हैं, इसलिए उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगी और टर्म होगा ऑटोगैमी। वाइल कैस्मोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन होगा और जो टर्म है वो गिटोनोगैमी या जेनोगैमी। अब फ्लावर क्या है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। और ह्यूमन बींग्स के लिए इसका इम्पॉर्टेंट क्या है? एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एस्थेटिक वैल्यू सब क्या, उसके बाद ऑर्नामेंटल वैल्यू है इसकी, सोशल वैल्यू है, आप किसी ओकेजन पे लोगों के लिए फ्लावर्स लेके जाते हो। रिलीजियस वैल्यू है कि हम किसी ओकेजन पे फ्लावर्स ऑफर करते हैं गॉड गॉडेस को। फिर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, यानी किसी को अगर आप खुश हो, प्यार में हो, तो लव के लिए, अफेक्शन के लिए, हैप्पीनेस के, इवन ग्रीफ में हम फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो वैल्यू। अब आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स पे। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर देखो सेवरल स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। और ये हार्मोनल चेंजेस इनिशिएट होने से क्या होगा कि डिफ्रेंशिएशन होगा टिश्यूज़ का। डिफ्रेंशिएशन टिश्यूज़ का होके और वो बनाते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स टर्म हम यूज़ करते हैं वो। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जैसे एंड्रोशियम है। अब यहाँ पे देख लो, जैसे है फीमेल में टर्म, जैसा ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म एंड्रोशियम और फीमेल के लिए गायनीशियम टर्म यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको नोन है। अब यहाँ पे देख लो, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है, जिस पे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जो बाइलोब्ड है, डाइथिकस यानी दो कंपार्टमेंट्स हैं। ये हो गया एंथर का। और जो लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है वो है फिलामेंट। अब ये देखो एनसीईआरटी के डायग्राम से मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एंथर और फिलामेंट हो गया। उसके बाद वो अटैच कहाँ है? वो जो प्रॉक्सिमल एंड है, जो स्वोलन एंड है, वो हमेशा अटैच रहता है थैलेमस से। तो ये आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा कि कहाँ अटैच्ड है। दूसरा, लॉन्गिट्यूडनल एक ग्रूव होता है जो इसको कंपार्टमेंट्स में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे लेंथ वाइज सेपरेशन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एंथर के ऊपर। एंथर क्या है? एंथर के बारे में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखते हो? एंथर इज बाइलोब्ड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल मीन्स 4 कंपार्टमेंट हैं इसमें, और हर एक कंपार्टमेंट में स्पोरोजिनस टिश्यू है जहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। फिर से देखो, एंथर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे हर एक कॉर्नर पे, यानी एक एक सारे कॉर्नर पे, और
टू इन ईच लाइन, टू ईच इन लाइन, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक सेपरेटिंग लाइन है, ग्रूव है जो दो कंपार्टमेंट्स, दो पार्ट में सेपरेट कर रही है, तो ये डाइथिकस टर्म यूज़ किया। अब देखो ये सर्कल से मैंने बताया कि 4 कौन से कंपार्टमेंट हैं जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये चारों है माइक्रोस्पोरेंजिया और यह टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में हम जो प्रोड्यूस होता है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, जहाँ पे माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा। तो जो 4 वॉल लेयर है इसका, इसमें एंथर का 4 वॉल लेयर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, पहला हो गया एपिडर्मिस, दूसरा है मिडल लेयर, तीसरा लेयर है एंडोथीशियम, और जो इनर मोस्ट है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू या टेपिटम। तो ये पहला था आउटर लेयर, 3 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, मिडल लेयर और एंडोथीशियम, जिसके लिए हम जिनका जो वर्क है वो है प्रोटेक्टिव। दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन और ड्यूरिंग द डेहिसिस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होंगे तो एंथर का जो ब्रेक डाउन होगा उसमें भी ये इन तीनों लेयर्स का बहुत रोल है। फिर होता है जो एक इनर लेयर है जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के पास है, जिसको हम टेपिटम बोल रहे हैं। इसका जो फंक्शन है वो है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और या डेवलपिंग स्पोर पोलन ग्रेन। सो यहाँ पे आ गया नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, क्योंकि वो डेवलप हो रहा है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हमने अभी तो ये स्ट्रक्चर देख लिया कि कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये स्ट्रक्चर मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके बता रही हूँ। जो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, डाइथिकस है। यहाँ पे आपका हम इसमें एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट उसके जो वॉल लेयर्स फॉर्म करते हैं। वॉल लेयर्स आप जान रहे हो कि एक आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, मिडल लेयर है, एंडोथीशियम है। इसकी जब इसको थोड़ा सा थिकन कर ले रहे हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, और आपको पता चल जाए कि कौन सा लेयर कौन सा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसकी थोड़ी सी थिकनिंग कर देते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो आप डायग्राम बुक से देख सकते हो, लेकिन अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि आप NCERT बुक्स फॉलो करोगे और नीट के लिए प्रिपेयर करोगे या CUET के लिए प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ डायग्राम अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ लेबलिंग पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ड्रॉ करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो मैं थिकनिंग बना रही हूँ ये वो एरिया है जहाँ से एंथस का डेहिसेंस होता है, जहाँ पे एंथर अलग अलग पार्ट्स में या ब्रेक डाउन होगा, जहाँ से पॉलन ग्रेन्स को रिलीज़ करेगा। अब ये कॉर्नर्स हो गए जहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ टेपिटम है, एक सर्कुलर रिंग होती है जिसको हम टेपिटम बोल रहे हैं। और इस सारे इन तीनों का सबका रोल आप समझ गए कि जो लेयर्स हैं मिडिल, तीनों लेयर्स, इनका रोल हो गया प्रोटेक्टिव, और जो टेपिटम है वो नरिशमेंट के लिए हो गया। फिर आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू में स्पोर्स फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोर या टेट्राड्स फॉर्म होंगे, और इसी स्पोरोजिनस मेन रोल स्पोरोजिनस टिश्यू का है, जहाँ जो इम्पॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मेशन या पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे लेबलिंग हमने टेपिटम की कर दी, ये आप स्ट्रक्चर से नोन हो ही गए हो। अब इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको डिवाइड, अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। सेल्स ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू डिवाइड विच डिवीजन, आप हमेशा जान रहे हो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन हमेशा मेयोटिक डिवीजन से होता है, तो वो डिवाइड हो रहे हैं मेयोटिक डिवीजन से, और वो फॉर्म क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड।
एक सेल में जितने भी माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू हैं, हर सेल, एवरी सेल फॉर्म्स अ पोटेंशियल पॉलन। ये एकदम ध्यान में रखना कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म्स अ पोटेंशियल पॉलन। अ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो पॉलन से है फ्रॉम द पॉलन ग्रेन, फ्रॉम द पीएमसी हो गया पॉलन मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल एक पीएमसी है यानी पॉलन मदर सेल है जो एक माइक्रोस्पोर फॉर्म कर सकता है। माइक्रोस्पोर फॉर्म कर और इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं हम। अब माइक्रोस्पोर्स अरेंज कैसे हैं? हर एक ग्रोस में टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में है, यानी 4 का ग्रुप बना हुआ है और ये चारों एक दूसरे से कब तक चिपके रहेंगे? जब तक वो मैच्योर नहीं होते। मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, तब जो ये माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं और उस सेपरेशन के बाद अब ये डिफ्रेंशिएट हो गए, अलग हो गए, तब ये पॉलन ग्रेन फॉर्म हुए, यानी मैच्योरेशन के बाद ये चीज़ होता है। ऐसे वो टेट्राड फॉर्म में रहता है, लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन दे सेपरेट आउट एंड फॉर्म द पॉलन ग्रेन और सेवरल थाउजेंड पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये आप जानते हो, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन का वेस्टेज होता है, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स हमेशा सेवरल थाउजेंड में प्रोड्यूस होता है। अब आ गया पॉलन ग्रेन का। यहाँ पे हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन के जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज उसके डिटेल्स के बारे में होनी चाहिए कि क्या साइज़ है। तो साइज़ यहाँ पे हमने लिख लिया 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब देखो ये जो कोर्स स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ ये एक पैटर्न है। हर एक पॉलन ग्रेन का अलग पैटर्न होता है, उसके स्ट्रक्चरल जो एग्जाइन का पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो एग्जाइन एक टफ लेयर है जो बना हुआ है स्पोरोपोलिन से। ये आपको सब्सटेंस का नाम एकदम ध्यान रखना है। एग्जाइन इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन और ये एक रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी और इवन बहुत सारे एंजाइम से भी ये रेजिस्टेंट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी रेजिस्टेंस है। इसीलिए ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है इवन इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, इवन टू द एंजाइम्स। ये तो हो गया आउटर जो कोर स्ट्रक्चर है उसका। फिर आगे आपका जो इनर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे इनर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटाइन, जो एक सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यू है। तो इंटाइन जस्ट नेक्स्ट टू और इनर टू एग्जाइन हो गया। इंटाइन एक डेलिकेट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। अब ये हम इंटाइन का के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि वो द कंपोनेंट बाय विच इट इज़ मेड अप ऑफ। तो इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे देखो एक पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं। एक जो बिगर वन है वो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सा स्पिंडल शेप का है वो होता है जनरेटिव। तो पहला हमने वेजिटेटिव मार्क किया, ये हो गया हमारा जनरेटिव सेल। 2 सेल मैक्सिमम पॉलन ग्रेन्स इसी सेल पे, इसी स्टेज पे शेड ऑफ होते हैं, जो जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 सेल स्टेज है। कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं जो 3 सेल स्टेज पे होता है, लेकिन मैक्सिमम 2 सेल स्टेज पे होगा, और जब वो जर्मिनेट होगा तो 3 सेल स्टेज पे वो डिवाइड होके फॉर्म कर लेगा। इसमें जो वेजिटेटिव सेल है उसमें लार्ज इरेगुलर है न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म उसमें एबंडेंट है, और इसी साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है ये स्मॉल वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल में ये स्पिंडल शेप्ड है, जो कि उसमें वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है।
अब यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन किया। अब ये भी एक ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव का थिन है और इसका डेंस है। 60%, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 60% मैक्सिमम और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे होता है। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के 2 सेल स्टेज पे शेड ऑफ होते हैं, रिलीज होते हैं। जनरेटिव सेल डिवाइड होता, जनरेटिव सेल में यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसको हम मेल न्यूक्लियाई कह रहे हैं, जो बाद में डिवाइड होता है। 1 सेल जब 2 सेल स्टेज में वो एक ही उसमें रहेगा, जब वो डिवाइड होगा माइटोटिकली तो 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे डिवीजन माइटोटिक डिवीजन है। आपने पहला देखा था जो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन था वो मेयोटिक था, यहाँ माइटोटिक डिवीजन है। पॉलन ग्रेन में कॉज सीवियर एलर्जीज। तो पॉलन ग्रेन आपने ये पहले पढ़ा भी होगा कि पॉलन ग्रेन्स आर एलर्जेंस, दे कॉज एलर्जी, मीन्स दे मे बी सम पर्सन्स मे बी हाइपर सेंसिटिव टू पॉलन ग्रेन्स और उनके में स्नीजिंग, कफिंग या रैशेज वगैरह देखा जा सकता है। कुछ पॉलन ग्रेन्स क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं जैसे एस्मा, ब्रोंकाइटिस। अब यहाँ पे पार्थेनियम एक ग्रास टाइप का है जिसमें बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और इसका जो ऐसे जनरल में हम इसे कैरेट ग्रास बोलते हैं पार्थेनियम को। तो कैरेट ग्रास है और ये एक पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉर आप इसको ले सकते हो। क्यों इसको पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉर ले रहे हैं? क्योंकि जब वीट इंपोर्ट किया गया था जब एट द टाइम ऑफ फेमाइन, तो ये कंटामिनेटेड वीट भेजा गया और अब वो क्या हो गया है कि वो जो पॉलन ग्रेन्स आए और जो फ्लावर्स आए उस वीट के साथ, वो ऑल ओवर इंडिया हर एक प्लेसेस पे इतना स्कैटर हो गए कि नाउ दे आर यूबिक्यूटस, उनका अकरेंस इतना ज़्यादा वास्ट है कि हाँ इसको इरेडिकेट नहीं कर पा रहे। तो पॉलन ग्रेन्स का अब इसमें ये तो हो गया एलर्जी। कुछ अच्छी क्वालिटी भी है भाई पॉलन ग्रेन में, तो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, नॉट ऑल पॉलन ग्रेन्स बट सम मोस्ट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर used as pollen tablets, syrups. Especially in Western countries, they use these pollen grains as tablets or syrups. जो लोग एथलीट्स हैं, तो एथलीट्स या हॉर्सेस के लिए भी ये pollen grains उनको दिया जाता है। तो the pollen consumption is in case of athletes and horses। और इससे होता क्या है, इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट। तो परफॉर्मेंस मीन्स मस्कुलर एनर्जी या स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है क्योंकि ये न्यूट्रिशियस है। अब आ गया टर्म वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। वायबिलिटी हो गया कि कितने देर तक आप पॉलन ग्रेन को रख सकते हो या पॉलन ग्रेन इज़ कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग। तो ये वैरी करेगा। पॉलन ग्रेन वायबिलिटी हो गया कि मैच्योरेशन या रिलीज टू द टाइम इट रीचेज स्टिग्मा एंड जर्मिनेट्स। अब यहाँ देख लो, जैसे 30 डेज़ है इन केस ऑफ सीरियल्स लाइक राइस एंड वीट में, तो इसकी वायबिलिटी सिर्फ 30 डेज़ की रह गई। मंथ में होता है अगर ये 1 मंथ और फ्यू मंथ्स तक के लिए है, जिसमें रोजेसिया हो गया, लेग्यूमिनेसिया हो गया या आपका सोलेनेसिया फैमिली हो गया। तो इस फैमिली के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अप टू फ्यू मंथ्स रह सकते हैं। अब इसको आप पॉलन ग्रेन्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोर किस में होता है? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे। ये हो गया उसका स्टोरेज। अगर आपको इस पॉलन ग्रेन को बाद में यूज़ करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर कंजम्पशन, तो एज पॉलन बैंक इसको स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, और ये हेल्प कर रहा है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। थैंक यू।